तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार एंड जय गुरु जी, जय निर्धरपी, सभी को प्रणाम। एक घर की नींव क्या होती है? उसका जो बेस होता है वो घर की नींव होती है। परंतु एक परिवार की नींव क्या होती है असल में? एक परिवार की नींव उसका बच्चा होता है। जो उनका आगे जनरेशन है वो उसकी नींव के रूप में पैदा होती है। परंतु क्या हो, यही यही नींव अगर हमारी कमजोर बने या फिर ठीक से ना उपजे, क्योंकि ये हमने एक बीज बोया है हमारे फ्यूचर के लिए, देश के फ्यूचर के लिए। और यही जो बीज है हमारे, जो नौजवान है, नवजात बच्चे हैं और जो नई जनरेशन आ रही है, यही बीज हमारा खराब हो रहा है। या ये खराब हो रहा है या ये खराब किया जा रहा है, जिसको हमारे राजीव दीक्षित जी ने बहुत ज्यादा एक्सपोज किया था कि ये हमारी जो जनरेशन है इसको खराब किया जा रहा है। परंतु अगर ये खराब हो चुकी है अभी, जब खराब हो रही थी तो हम रोक नहीं पाए, लेकिन अभी खराब हो चुकी है, समस्याएं बढ़ चुकी है हमारे लिए। डिलीवरी होती है तो डॉक्टर कहता है कि सी सेक्शन करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। डिलीवरी होने के बाद माता की हालत खराब हो जाती है, प्रसूति रोग बढ़ जाते हैं। प्रसूति रोग होता है तो आप देखेंगे मैक्सिमम लेडीज में अर्थराइटिस, गठिया, गैस की इत्यादि एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स निकलती हैं। बच्चे की दिक्कत आ जाती है, बच्चे में मेमोरी वीक है, उसका कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज हो जाती हैं। बड़ी समस्या आती है बच्चे में भी। बच्चा कमजोर पैदा होता है। पूरे घर के लिए उस समय एक बहुत समस्या खड़ी होती है। लेकिन आज हम समझेंगे कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। हमारी सिर्फ न्यूरोथेरेपी नहीं, बल्कि हमारे देश में जो पंचगव्य चिकित्सा है, जो हमारी पुराने जो पुराण है, हमारे जो शास्त्र हैं, उनके अनुसार हमें क्या इलाज करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, उसी को हम सबके बीच लाने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री संजीव मिश्र जी। जो कि आप मानेंगे नहीं, कि दिल्ली में राजीव दीक्षित जी का प्रचार करने वाले संजीव मिश्र जी ही थे जो आगे खड़े हुए आके। और आपने यूएसए से नौकरी छोड़कर, यूएसए की नौकरी छोड़कर अपने देश के लिए आपने इतना बड़ा संघर्ष किया है, जो 2012 या 2011 से लगातार 15 साल होने वाले हैं इनको अभी। और इन्होंने अपनी अमेरिका की नौकरी छोड़कर, जहां इनको लाखों रुपए महीने के मिल रहे थे बैठे हुए, हमेशा अमेरिका से आना जाना करना, एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल थी, बहुत ही लाखों रुपए आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने वो सब त्याग कर देश की सेवा करना ही चुना। और श्री राजीव दीक्षित जी के पद चिन्हों पर चलने का इन्होंने निर्णय लिया। और पिछले कम से कम 15 साल से इन्होंने लगातार दिल्ली में कई बड़े बड़े लोगों को लॉन्च किया है। शाश्वत चिकित्सा के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। और ऑरिकुलर थेरेपी, इनकी खुद की स्वयं की गौशाला भी है, स्वयं का क्लिनिक भी है। और पिछले कई सालों में इन्होंने कई लोगों को शिक्षित भी किया है, समझाया भी है और ठीक भी किया है। तो हम सबका ये सौभाग्य है कि राजीव दीक्षित जी के इतने बड़े सेवक, इतने बड़े शिष्य। हालांकि हम सब मिले तो नहीं है राजीव भाई से, लेकिन हमने उनके जो ज्ञान को खुद में ग्रहण किया है। उस ज्ञान के बल पर हम कह सकते हैं कि हाँ, हम राजीव दीक्षित जी के शिष्य हैं, चेले हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि हम फॉलोवर हैं। तो उन्हीं के फॉलोवर्स में एक श्री संजीव संजीव मिश्र जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, मैं चाहूंगा कि कृपया आप अपना माइक ऑन कीजिए और हम सबका मार्गदर्शन कीजिए कि हमें डिलीवरी, प्रेगनेंसी या मैटरनल इश्यू के केसेस में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में ये समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि ये दिक्कत आ कहाँ से रही है। हम हमेशा सोच में पड़ जाएंगे कि ये हो क्या रहा है आखिर। बच्चा पैदा भी हो रहा है, डॉक्टर ने बोल दिया अरे ये तो सी सेक्शन करना पड़ेगा, ये दिक्कत आ गई। बच्चा बोल देगा कि अरे, सॉरी, डॉक्टर बोलेगा कि यार एक कॉम्प्लिकेशन आ गई, दवाइयां खानी पड़ेंगी। 9 मंथ की प्रेगनेंसी है, हमें नहीं पता किसको देना क्या है, और डॉक्टर बोलेगा कि इनको तो फॉलिक एसिड की दवाइयां खानी पड़ेंगी, सप्लीमेंट्स हैं, दवाइयां हैं, ये खाने ही पड़ेंगे इनको। लेकिन हमारे पास विकल्प होने चाहिए, जो हमारे स्वदेशी हो, हमारे घरेलू विकल्प हो, कि हम चाहे पेशेंट से दूरी क्यों ना बैठे हैं, फिर भी हम उन्हें फोन पर गाइड कर सकें, सर आपको कैसे कार्य करना है। संजीव जी, मैं चाहूंगा कि कृपया आप सभी हमारा मार्गदर्शन करें। जी संजीव जी, कृपया आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। और जो हम सबके प्रश्न मेनली हैं वो यही होते हैं कि पंचगव्य कैसे हेल्प कर सकता है, हमारे जो घरेलू नुस्खे हैं, ये हमारी जो वेदों पुराणों में लिखे गए सूत्र हैं, उनको हम कैसे अपने मेडिकल फील्ड में अपना सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार हम सबका मार्गदर्शन करें और हमें बताएं कि हमें कैसे कार्य करना चाहिए। जी।
सभी का स्वागत है हमारे वैदिक गर्भाधान संस्कार। एक ऑनलाइन हमारा एक छोटा सा सेशन है। बहुत अच्छी बात बताई हमारे बच्चे ने। इस प्रविंदर का एक बहुत बड़े बढ़िया प्रयास है जिसमें ये जानना चाह रहे थे। इन्होंने बताया कि हमारा एक ग्रुप है जिसमें हमारी बहुत सारी विद्याएं हम पढ़ा रहे हैं और चल रही है, जिसमें हम हमारे ग्रुप जो है जानना चाहता है वैदिक गर्भाधारण संस्कार। अभी परविंदर भाई ने इतने सारे समस्याएं बताई जिसमें हम, अगर हम बच्चा हमारे घर में परिवार में आने वाला है तो हमें तो पता ही नहीं कि कैसे क्या होगा, और वो डॉक्टरों की दया और कृपा पे चलता है। क्या मैं मेरी बात से सहमत है सभी? बीच बीच में आप मेरी सहमति बताते रहिएगा ताकि मेरे को लगता है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं और बातों को समझ रहे हैं। देखिए, छोटी सी बात है। घर में बेटी बहू या जो भी प्रेग्नेंट है वो आप सब पे आश्रित है, और आप सबके पास क्या ज्ञान है उनकी उस समय सहायता करने के लिए। तो ये ज्ञान हमसे छीन लिया गया आज से कई साल पहले, वरना हमारे गांव में गली में मोहल्लों में एक दाई माँ होती थी जो इस तरह की प्रयासों में समय में मदद देती थी। मेरे पास एक भाई का फोन आया, मतलब क्लास शुरू करने का कारण हमारे को समझ में इसलिए आया कि एक मेरी और जगह क्लासेस होती थी, इस जगह ज्वाइन करने का इसलिए समझ में आया कि मुझे फोन आया कि हमारा बच्चा डिलीवर होने वाला है या हुआ था, जिसमें हमें सी सेक्शन बताया गया था होना है, या डॉक्टर ने हमें बताया कि बच्चे ने पोटी कर दी है। उसका हम क्या करें? अब आखिरी समय में हमने नीम का पेड़ लगाया है और आखिरी समय में अब उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें इसमें से आम कैसे मिले। फिर भी कुछ कुछ रास्ते हैं जो मदद की जा सकती है उस समय भी, कि बच्चा बिना सी सेक्शन के कैसे हो जाए, इन सब पे बात करेंगे। परंतु क्या हम ये प्रयास शुरू से कर सकते हैं जब हमारा बच्चा गर्भाधारण में आने वाला है, उससे पहले हम जब विचार करने वाले हैं, क्या हम उस समय से शुरू कर सकते हैं? क्या आप सभी सहमत है कि क्या हमारा यह प्रयास तभी शुरू होना चाहिए? जी हाँ सर। जी, बहुत अच्छा। तो आज हम बात करने वाले हैं पंचगव्य हमारे को इसमें किस तरह से मदद करता है, और वेद हमें क्या समझाता है। भाई, गर्भाधारण में वेद कहाँ से आ गया? तो वेद एक ऐसा शास्त्र है जो हमें हमारे जीवन को चलने की विधि बताता है, जिसे हम भूल चुके हैं। तो आज सबसे पहले तो हम अपने सनातन को नमस्कार करें और सनातन की जय बोलें कि इसके द्वारा बनाए हुए सारे नियमों को समझें, बिना ही हम जी रहे हैं, और इसको अगर समझेंगे तो हमारा जीवन आसान होगा। हमारे से जो विद्याएं छीन ले गई हैं वो सभी विद्याएं आज हमारे इस वैदिक पुस्तकों में और वैदिक पद्धतियों में छुपा हुआ है। आज हम पंचगव्य का उपयोग करके गर्भावस्था, मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य और प्रसव संबंधी मुद्दों पर दृष्टिकोण डालना चाहेंगे। क्या होता है गर्भाधारण? गर्भधारण की प्रक्रिया क्या है और क्यों गर्भाधारण क्या है? ये वैदिक गर्भाधारण एक प्राचीन परंपरा है जो कई हजारों साल, लाखों साल, साइंस तो कहता है 10,000 साल, लेकिन हमारा जो ये विज्ञान है वो लाखों साल पुराना है। इस पे हम आर्ग्यू में नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक पुरानी विद्या है जो बहुत समय से चली आ रही है। गर्भधारण के समय कौन कौन से सकारात्मक विचार, संतुलित आहार, ध्यान, योग और सुकून देने वाले गीतों का उपयोग कर हम एक जो नया अजन्मा बच्चा है उसकी मानसिक और आध्यात्मिक विकास को हम अच्छा करें, ताकि वो बच्चा धरती पे आके देश और समाज के काम आए। हमारे अपने परिवार में हो रही समस्याएं, अपने समाज में हो रही समस्याएं, उसके लिए वो बच्चा उपयुक्त रहे और हमारे जीवन में आगे बढ़े हम। देखिए, भगवान पहले भारत में भारत भगवान सिर्फ भारत में ही हुए हैं आज तक, जितने भी भगवानों ने जन्म लिया है। और अब क्यों नहीं जन्म ले रहे भगवान, इस पे हम कभी दृष्टिकोण इस दृष्टिकोण पे कभी हमने सोचा नहीं, कभी जाना नहीं। और कलयुग की बोलते हैं, कलयुग आ गया है, कलयुग में ऐसा ही होता है, चीजें चलती हैं। भगवान जन्म जरूर लेंगे, लेकिन क्या हमारे पास उस तरह के पवित्र कोख हैं जिन कोखों से भगवान जन्म ले सकें? तो यहाँ बहुत सारे चीजों पे हमें विचार करना है, पवित्रता लानी है जीवन के विभिन्न आयामों को हमें समझते हुए एक नए जीवन का सृजन करना है। भगवान जन्म लेने को तैयार बैठे हैं, लेकिन हमारे पास पवित्र कोख तो हो। अब उसके लिए हमें क्या, कहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है? देखिए, ये एक बड़ा टेक्निकल सिस्टम है। बच्चे
जो हम गर्भाधारण संस्कार कहते हैं। और ये हम हजारों साल से, लाखों साल से, जैसे मैंने कहा कि हम एक दूसरे से सुनते हुए, इसके बारे में जानकारी लेते हुए, माँ से पुत्री, पुत्री से आगे उनके जीवन में जितने भी आगे आने वाले लोग हैं, ये जानकारी लेते हैं कि किस तरह से हमें इस समय पर क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए, किस तरह से हमें इस संस्कार को ढंग से करना चाहिए। जब ये विद्या हमसे छीन ली, तो आज हमारे पास हजारों किताबें हैं, लाखों लाखों पुस्तकें लिखी गई हैं। ये ज्ञान है, किसी में कच्चा है, किसी में पक्का है, किसी में कुछ लिखा गया है। क्या हम उनको पढ़ के, आज समझ के इस प्रयास को आगे कर सकते हैं? बड़ा असंभव है, क्योंकि इस ये विद्या एक बड़ी ही टेक्निकल विद्या है। सुनने के अलावा इसको करने के लिए किया हो किसी ने, इस प्रयास को किया हो किसी ने, उस प्रयासों को समझा हो किसी ने जड़ से। तो अगर हम सबसे पहले अपने प्रयासों में सबसे पहला प्रयास यह है कि अगर हम कहते हैं कि हमें बहुत उच्च क्वालिटी के बच्चे होने चाहिए हमारे समाज में, बिना बीमारी के होने चाहिए, जैसा कि हुआ करता था कि बच्चे बीमार भी नहीं पड़ते थे, जब से जन्म लेते थे उनके अंतिम समय तक वो बहुत हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ रहते थे। क्या हम शादी से पहले ये जानकारी लेते हैं कि हम जो दो लोग बंधनों में बंध रहे हैं, उनकी पीढ़ी कहाँ और किस पिछली पीढ़ियों का क्या हिसाब किताब था? ये विद्या हमें तब समझ में आई। मैं गौ पालन करता हूँ और मेरे पास लगभग 100 गाय हैं। तो जब हमने इस विद्या को गायों में समझना शुरू किया, तो हमने जब देखा कि गाय लाते हैं और गाय के लिए जब हम अगली उसकी पीढ़ी के लिए हम जब सांड को चुनते हैं, तो हमें समझना पड़ा कि कौन सी पीढ़ी का सांड, किस तरह का सांड, और उसकी पिछली कितनी नस्लें हैं जो ठीक ठाक चल रही हैं। ऐसे ही हमारे समाज में एक विद्या थी कि हम अपनी 7 पीढ़ी के बारे में जानकारी रखते थे, और जो वर और वधू विवाह करने वाले हैं, वो पिछली 7 पीढ़ी में कहीं किनका आपस में कोई रिलेशन ना हो। कितने लोग ये बात जानते हैं कि विवाह से पहले हमें अपनी अपनी 7 पीढ़ियां चेक करनी चाहिए? जो जानते हैं वो बताएं, और जो नहीं जानते वो नो लिख दें। बिल्कुल सही कहा आपने, ज्यादातर नो में है, शायद एक भाई हैं जो कह रहे हैं यस। लेकिन समझिए इस बात को कि बच्चा अच्छा हो ही नहीं सकता अगर वो सेम परिवार में बहन भाई की शादी हो, या एक पीढ़ी के अंदर दो चार परिवारों के अंदर में ही शादी हो। तो इस व्यवस्था को हमने लाखों साल से बहुत अच्छे से तरीके से चलाया था, जिसमें हमारे पास भाट होते थे जो अपने अपने एरिया में लोगों के बारे में जानकारी रखते थे, और फिर उस जगह जाके लोग अपने अपने 7 पीढ़ी को चेक कराने के बाद ही शादी करते थे। तो सबसे पहले अगर हम बहन भाइयों की शादी देख रहे हैं, किसी तरह का रिलेशन बीच में आ रहा है किसी पीढ़ी में आके, तो बच्चे तो अच्छे होने वाले नहीं। अच्छे बीज की बात अभी परविंदर भाई ने की, तो बीज अच्छा, भूमि अच्छी, तभी फसल अच्छा। तो बीज कहाँ से लाएं, भूमि किस तरह से उर्वरक बनाएं, और फिर उससे हम क्या फसल लें? तो सबसे पहला तो है 7 पीढ़ियां हमारी जो देखी जाती हैं, उसी से हम यह जानकारी लेते हैं कि ये वर और वधू जो है वो शादी के लायक हैं। अब एक अगली बात आती है कि बच्चा जब बाप के पेट में होता है, कितने लोग जानते हैं कि बच्चे की माँ उसका बाप है? बिल्कुल सही। ए, अच्छा परविंदर भाई, ये बहुत ही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ लोग में से एक ने हाँ बोला है, बहुत लोग नहीं जानते। बच्चा जो है वो बाप के पेट में पलता है, पड़ा रहता है, रखा रहता है। और इस क्रिया में, गर्भाधारण की क्रिया में, बच्चे को गर्भ धारण, मतलब गर्भधन और आधान, गर्भाधान, ये क्रिया है जिसमें हम बाप के पेट से बच्चे को माँ के पेट में पहुंचाते हैं। वहां पर वो अंडे से निषेचित करके वो एक आकार लेता है। वो पहले दिन में क्या आकार लेता है, दूसरे दिन में क्या आकार लेता है, ये क्रिया उसके साथ होती है, तब वो बच्चा माँ के पेट से निकलता है। अब एक और सवाल आता है कि क्या माँ पहले आती है या बच्चा? जब बच्चा माँ के पेट में उत्पन्न होता है, तब वो एक स्त्री माँ कहलाती है, उससे पहले वो माँ नहीं कहलाती है। तो पहले बच्चा आया, उसके बाद वो माँ बनी। ये 3 4 अवधारणाएं हैं, जिसको आप समझेंगे तो इस क्लास को समझने में आपको ज्यादा आसानी मिलेगी। बृहदारण्य को उपनिषद और गर्भ उपनिषद, ये कुछ ऐसे हमारे वैदिक ग्रंथ हैं जिसमें हमारे को गर्भ
धारण की जो भी क्रिया है उसके बारे में और गर्भधारण के जो स्टेप्स हैं उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। आज हम उन ग्रंथों के बारे में ज्यादा डिटेल तो बात नहीं कर सकते। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि जो हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं उन पे हम ज्यादा बात करेंगे। बैकग्राउंड देना इसलिए जरूरी है कि ये एक बहुत ही बड़ा समंदर है जिसमें से हम कुछ बूंद आज सुनने समझने और जानने के लिए आए हैं। ये दोनों ग्रंथ गर्भ गर्भ संस्कार, गर्भ उपनिषद तो बहुत ही विस्तार से वैज्ञानिक रूप से हर घंटे हर मिनट और हर महीने और हर क्रिया को शुरू करने से पहले साइंटिफिकली बताता है, जो पूरा वैज्ञानिक आधार और तथ्यों के साथ बताता है। बिल्कुल बिल्कुल, इन ग्रंथों के बारे में लास्ट में बात करेंगे। आप इन सवालों को संभाल के रखिए। और इन ग्रंथों को हमें पढ़ना आज इसलिए जरूरी है कि हम समाज में इस जानकारी को जितने ज्यादा दूर दूर तक फैलाएं। ग्रंथ पूरा पढ़ें ना पढ़ें, ग्रंथ में लिखे हुए कुछ नोट्स मिल जाएं तो, लेकिन इस ज्ञान को हमें आत्मसात करना है, ताकि मैंने देखा कुछ बुजुर्ग मित्र भी हैं इसमें और कुछ जवान भी लोग भी हैं। तो हर तरह के लोगों का यह एक जिज्ञासा रही कि आज ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम उन सबका धन्यवाद करते हुए, बृहदारण्य उपनिषद जो कहता है वो कहता है कि भ्रूण और गर्भाधान से संबंधित कई महत्वपूर्ण दार्शनिक और व्यवहारिक शिक्षाएं, विशेष रूप से गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके साथ उसको क्या क्या व्यवस्थाएं दी जाएं, किस तरह का भोजन, किस तरह का वातावरण, किस तरह की माँ की स्थिति को रखा जाए ताकि वो एक हष्टपुष्ट बच्चा पले। आत्मा चुनती है शरीर, इसके बारे में ये ग्रंथ बताते हैं कि आत्मा खुद अपने आप से अपने अपने एक इच्छा से वो एक शरीर चुनती है और उसके बाद वो उस शरीर को धारण करती है। इस क्रिया में जो आत्मा चाह रही है उसमें उसमें हम पति और पत्नी या दूल्हा और दुल्हन या जो भी बोले माँ और पिता, उनका सहयोग करते हैं। ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं वो आत्मिक रूप से जोड़ने की क्रिया है, ये गर्भाधारण की क्रिया। जब हमने ये सुनिश्चित किया कि अब हमें अपना बच्चा चाहिए, तो हमें ये 3 महीने पहले से अपने शरीर के अंदर एक शुद्धि लानी होती है, अपने शरीर को शुद्ध करना होता है, अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होता है। जब भी हम कोई भोजन खाते हैं तो 48 दिन में हमारा शरीर बनता है और वो शरीर का अंग बनता है और लगभग 3 महीने तक वो हमारे शरीर में रहता है। तो अगर हम भोजन में शुद्धता लाएंगे तो लगभग 3 महीने में हमारे शुक्राणु अच्छे, हेल्थी और अच्छे शुक्राणु होंगे। तो उसके लिए हमारी शुरुआत 3 महीने पहले से होनी चाहिए। इसके अलावा जब हमारा 3 महीना होता है और हम जिस दिन ये डिसाइड करते हैं, हम ये फाइनल करते हैं कि अब हमें अपने बच्चे के लिए आगे जाना चाहिए, तो वो, हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं कोई क्या? कंटिन्यू। जी ठीक, ठीक है। अब जब माता गर्भाधारण करना चाहती है, उसके पीरियड्स यानी उसके जो अपने मासिक धर्म है, उस मासिक धर्म में कितने दिन बाद वो बच्चे को धारण करने के लिए सही मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। तो ये जो क्रिया है वो मासिक धर्म खत्म होने के 10वें, 12वें, 14वें या 16वें या 18वें दिन में सबसे उत्तम स्थिति मानी जाती है। इस समय उत्पन्न बच्चे सात्विक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और उनकी प्रवृत्ति जो होती है बड़ी शांत प्रवृत्ति होती है। तो इस चीज को अगर हम नोट करना चाहें, समझना चाहें, जब भी पीरियड का अंतिम दिन हो उससे जो 10वां, 12वां और 14वां, 16वां यानी सम संख्या में जो दिन आते हैं वही दिन सबसे उत्तम माने जाते हैं। पिता द्वारा जब इस दिनों के बीच में उनके अपने शुक्राणु को माता में रखा जाता है, तब ये बच्चा उसी रात से भ्रूण में डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब जब हम ये क्रिया शुरू कर चुके हैं तो इसमें अब पंचगव्य का क्या महत्व है, क्या योगदान है, पंचगव्य इसमें किस तरह से आपको मदद करता है? देखिए, निकी भाई ने भी सॉरी परविंदर जी ने भी बताया कि जैसे बच्चा हो रहा है उस टाइम या होने के बाद उसकी बीमारियां, उसको देने वाले भोजन, उसको दिए हुए आहार
वो सारे इतने गंदे हैं कि बच्चे में कई कई बीमारियां आती है। तो हम पंचगव्य उत्पाद यानी गौ माता के गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी, मक्खन, इस तरह की चीजों का उपयोग अपने जीवन में तभी से स्टार्ट कर दें जब हमने प्रयास किया कि हमें अपना एक बच्चा चाहिए। अब दूध का क्या महत्व है? दूध जो है शरीर के हर एक अंग को साफ करता है, नए रूप में बनाता है। जब हम हमारे अंदर शक्ति लाएंगे तो भी हमारे बच्चे के अंदर भी शक्तियां आएंगी। तो पंचगव्य में सबसे ऊपर आता है दूध। मक्खन जितना आप खा सकें उससे पहले, दही का उपयोग बढ़ाएं। और जो सबसे अच्छा भोजन होगा वो उस समय की ऋतुचर्या के आधार पर होगा। जिस समय भी आप जिस मंथ में हैं उस मंथ में जो भी भोजन खेतों में उग सकता है, जो खेतों में उगने का समय होता है, वो उन्हीं भोजनों को करेंगे। भोजन का सबसे बड़ा नियम है सुबह सूर्योदय के 2 घंटे बाद, जो राजीव दीक्षित जी ने हमें मार्गदर्शन दिया है, 2 घंटे बाद, और शाम को 2 घंटे सूर्यास्त से पहले। अगर हम भोजन में गलतियां करते हैं, जैसे मार्केट में मिलने वाली चीजों का आहार का उपयोग करते हैं, तो ये आहार जो है बच्चे के अंदर जो संरचना बन रही है उसका अंग बनेंगे और उससे उनके शरीरों में विकार उत्पन्न होगा। सबसे जरूरी है कि जब आप भोजन बना रहे हो या भोजन कर रहे हो तो हमारे मन में मतलब भगवान के प्रति एक कृतज्ञता होनी चाहिए कि प्रभु जो आपने दिया उस प्रसाद को हम ग्रहण कर रहे हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पेट में जो ये बच्चा है या हमारे पेट में जो नई पीढ़ी आने वाली है, नया एक संरचना तैयार हो रही है, उसको ये पुष्ट करे। इसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि हम हमेशा बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये सिर्फ 2 लाइन ही अपने आप में काफी है कि हम हर किसी का भला चाहें तो हमारा भला अपने आप होगा। ध्यान, योग और व्यायाम, अगर हम कहें कि आज की पीढ़ी जो है उसके पास इतना काम नहीं है, वरना पहले तो खेतों में माताएं खूब काम करती थी, उनके पेट में बच्चा होता था, सारे खेत के कामों को खत्म करती थी और आखिरी आखिरी दिन तक करती थी। और ऐसे कई हमने उदाहरण सुने कि खेत में गए थे और बच्चा लेके वापस आए। तो इतना आसान और इतना इतना विशाल हमारी संस्कृति सभ्यता, जिसमें इतनी इस चीजों को इतना आसान कर दिया था, और आज सोच नहीं सकते कि हॉस्पिटल के बिना हम कहाँ और किस तरह से अपने बच्चे को उत्पन्न करवाएं। आजकल तो मैंने एक ऐड भी देखा है कि तिथि तिथि हॉस्पिटल, यानी आप डेट डिसाइड करिए, समय डिसाइड करिए और ज्योतिषों से अपना समय निकालिए, उसके बाद उस समय पे बच्चे को की उत्पत्ति करवाते हैं। तो शायद हम भगवान से भी आगे हो चुके हैं, हमारी समझदारी इतनी ज्यादा हो चुकी है। परंतु ध्यान, योग और व्यायाम, क्योंकि आज माताएं महिलाएं उस तरह का जीवन निर्वाह नहीं कर रही हैं कि खेत पे जाना पड़ता है या फिर घर के उस तरह के शारीरिक परिश्रम ज्यादा होते हैं। कोई भी माँ अपना शारीरिक परिश्रम ना छोड़े। ये विज्ञान इतना बड़ा है कि जितना वो शारीरिक परिश्रम करेंगी उनके अंदर शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। सारे दिन के काम दिनचर्या जो भी वो करती हैं वो जरूर करें। इससे पहले है कि अगर उनके मन में भोजन का किसी तरह का भी वेग आता है कि मुझे ये खाना है, मुझे इस तरह के भोजन को उपयोग करना है, या मुझे कुछ ऐसा खाना है जो मेरे मन में इच्छा हो रही है, तो सबसे पहले उनको जरूर देना चाहिए जो भी वो भोजन मांगे। लेकिन माँ का कर्तव्य ये है कि वो उस तरह की चीजें, सुपाच्य चीजें मांगे जो उस टाइम उस बच्चे के लिए वैल्यू ऐड करे, ना कि मार्केट में मिलने वाली चीजें। क्योंकि माँ के शरीर में जो बच्चा विकास ले रहा होता है वो अलग अलग तरह के प्रोटीन और विटामिनों की डिमांड करता है, जिसका ख्याल माँ के दिमाग में आता है कि मुझे कैल्शियम से भरपूर कोई स्रोत चीजें मिले, गुड़ मिले, मुझे जौ बाजरा रागी की रोटी मिले। तो उसके मन में इस तरह के विचार आते हैं कि मुझे सब्जी खाने का ज्यादा मन कर रहा है, दाल का उपयोग करने का मन कर रहा है। तो वो विचारों के आधार पे उस शरीर को भोजन जरूर मिले। उसके उसके जो उसकी जो डिमांड आई हुई है वो किसी कारणों से आई हुई है, तो वो डिमांड पूरी करें। लेकिन माँ का ध्यान रहे कि माँ बाजारी चीज जैसे समोसा, पकौड़ा या किसी तरह का भी जो मार्केट में तला भुना मिलता है उसके बारे में ज्यादा ना सोचे या उसके डिमांड ना करे। जब आप ध्यान करते हैं तो वो ध्यान जो है वो इस बच्चे की जो जो स्थिति होती है, जो बच्चा इस टाइम पेट में होता है, वो अपने पुनर्जन्म, पिछले जन्म के बारे में विचारों में लीन होता है। जब आप ध्यान करते हो तो आप भी अपनी सारी शक्तियां उस बच्चे तक पहुंचाते हो। और ध्यान करने में कई तरीके होते हैं, लोगों ने कई तरह के ध्यान रखे हुए हैं, किए हुए हैं। ध्यान में उस बच्चे का ध्यान करना, बैठ के अपने बच्चे का ध्यान करना और
और प्रयास करना कि बच्चे को जितनी अच्छी तरह सूक्ष्मता से देख सकें, तो वो बच्चा जो है वो आपसे पूरी तरह से कनेक्ट होगा। एक उदाहरण है, अभिमन्यु जब पेट में था तो उसने, आप सब जानते हैं इस बारे में, उसने चक्रव्यूह तोड़ने का और चक्रव्यूह के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। ये कैसे होता है? जी बिल्कुल हो सकता है। पहले हमारे भारत में माताएं पेट में ही बच्चों को पढ़ा लिखा लेती थी। वो इतनी अ, उस लेवल की माताएं थी जिनका ज्ञान इतना ज्यादा था कि वो सभी वेद पुराण जब बच्चे पेट में होते थे तो पढ़ती रहती थी या उनका उच्चारण करती रहती थी। बच्चा सुन सुन के उस ज्ञान को लेके ही बाहर आता था। तो कितना बड़ा समाज था, जो हमारी संस्कृति थी जो अब टूट चुकी है। तो अभिमन्यु उसका उदाहरण है जो हमने महाभारत में पढ़ा है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच्ची सच्ची घटना है या सच्ची ही बात है कि जब पेट में बच्चा था तो उसने सारी संरचनाओं के बारे में सुना। और जब वो युद्ध में गया तो उसने वो सभी हथकंडे या वो तरीके अपनाए जिससे वो उस युद्ध में लड़ा, और जो कि सबसे बड़ा योद्धा कहलाया। बताइए, अब पेट में सुनने के बाद वो जब युद्ध में लड़ा तो सबसे बड़ा योद्धा बना। तो कितनी बड़ी संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति के हम हिस्सेदार हैं, और हमने क्या क्या खोया है। ध्यान इसलिए भी जरूरी है, माँ के शरीर मन में आने वाले मानसिक तनाव बच्चों के अंगों के विकास में बाधा डालते हैं। ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो बचपन से ही कम बुद्धि के होते हैं, दिमाग छोटा होता है, बोल नहीं पा रहे होते हैं। तो ऐसे कारण, इनके कारण उनके माता और पिता होते हैं, जो बच्चा पेट में होता है उस समय पर दी जाने वाली यातनाएं, तनाव, भोजन में गड़बड़ियां, वो बच्चों के विकास को, बच्चों के अंगों को प्रभावित करता है। एक छोटा बच्चा आया था हमारे पास जिसके आंख से पानी बहता रहता था, जिसका जन्म अभी 3 या 4 दिन ही हुआ था। अब ऐसी चीजों से कैसे लड़ें? इतना छोटा बच्चा, उसकी आंखों से पानी गिरता जा रहा है। जब उसको ध्यान से देखा समझा तो उसकी आंखों के नसें बंद थी। कारण वही, माता पिता से मैंने पूछा कि किस तरह का जीवन रहा जब बच्चा पेट में था, तो आप लोग किस तरह के व्यवहार में थे? तो कह रहे थे हम तनाव में थे, मेरी वाइफ बहुत ज्यादा तनाव में थी, माता जी इस तरह, जो भी उनके परिवार में रहा हो, वो तनाव जरा सा हो या ज्यादा हो बच्चे पे प्रभाव आया। तो हमने उन्हें बताया कि इसकी मालिश करिए। छठे सातवें दिन वो आए, उन्होंने धन्यवाद किया कि हाँ, ये बच्चा जो है बिल्कुल ठीक है, उसकी आंखों का पानी जिस नली से नाक के अंदर जाना चाहिए था वो चल रही है। ऐसा उन्होंने, डॉक्टर ने बताया था कि आपके बच्चे की ये नाक की नली बंद है, जो आंख का पानी उसके सोख कर नाक तक नहीं पहुंचा रहा है। तो उनकी समझ थी कि वो डॉक्टरों के चक्कर में नहीं पड़े कि ऑपरेशन करवा के इसको खुलवाना है। ये छोटा सा एग्जाम्पल देना जरूरी था कि कुछ भी। आज एक बेटी आई थी 23 साल की, जिसकी माँ से बात हुई तो उसने बताया कि जब ये पेट में थी तो मेरे घर में भयानक युद्ध रहता था और लड़ाई झगड़े होते थे। तो वो बेटी बेचारी 3 साल तक तो बोलने लायक नहीं थी, और आज वो इतनी मंदबुद्धि है कि अपनी अपनी क्रियाएं नहीं कर पाती है। और वो कौन सी दुनिया की दवाई है जो उसको ठीक करेगी? असंभव है। तो जो भगवान ने बनाते वक्त ही उसको चीजें ठीक से नहीं बनी, उसको कोई धरती पे ठीक नहीं कर सकता है। जब माँ ध्यान करती है, खुश रहती है, तो उसके अंदर से, दिमाग से इंडोर्फिन्स निकलते हैं, जो एक तरह के खुशी को बढ़ाने वाले रसायन होते हैं। प्राकृतिक दर्द हीलर है। मतलब माँ को उस टाइम पीड़ा रहती है पेट में, जब बच्चा होता है तो बहुत सारी पीड़ाएं होती रहती हैं। तो ये जब खुश होती है तो दिमाग अपने आप ही इंडोर्फिन छोड़ता है ताकि माँ के दर्द में उसको कमी लगे। वो खुश खुश रहने का रसायन होता है, उसके तनाव दूर रहे, ऊर्जावान महसूस हो। ये ये बहुत जरूरी है कि परिवार में जब इस तरह का कोई गर्भवती महिला है तो पूरा परिवार एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखे। योग और व्यायाम इसलिए आज जरूरी हो चुका है क्योंकि अब हमारी एक्टिविटीज जो है उस तरह की नहीं रही, जैसे मैंने बताया था पीछे लोगों की होती थी, खेत पे जाना, सारे कार्यक्रम, सारे खेतों को संभालना। तो अब योग करें या फिर दिन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें। मनुष्य द्वारा की जाने वाली सारी क्रियाएं योग है। हर क्रिया जो आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं वो योग है। इसके बारे में भी किसी को समझ नहीं है, जानते नहीं हर काम जो हम कर रहे हैं वो एक योग है। या तो उनमें हम काम की अपनी चीजों की गति बढ़ाएं या बहुत सारे काम करें। नहीं कर सकते तो फिर अलग से बैठ के एक समय निकाल कर
योग के बहुत सारे स्टेप्स हैं जो गर्भवती महिलाओं के लिए हमने डिजाइन कर रखे हैं, बता रखे हैं, वो हम उनसे करवाते हैं और वो करते हैं। या फिर कुछ एक्सरसाइज हैं जिसमें यूट्यूब वगैरह पे भरे हुए हैं, लेकिन उन पे ना जाके हमारे कुछ योग शास्त्रियों ने ही उस कुछ एक्सरसाइज डिजाइन कर दिए हैं, खड़े होके बैठ के उन क्रियाओं को करें, ताकि माँ के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, जो बच्चे के समय पे उसको वो समस्याएं ना आए जो आम माएं झेलती हैं। एक बहुत बड़ा सत्य है कि ग्रहण के समय अगर माँ बाहर जाती है तो बच्चों के अंगों में विकार आता है। ये साइंटिफिकली पता नहीं कितना हम इस पे बहस कर सकते हैं, लेकिन हमने कई लोगों के अंदर ये समस्याएं देखी कि ग्रहण में माँ बाहर गई थी, और ग्रहण में माँ क्या, हमने तो अपनी गाय का ही देखा था, उसके पैर के, बच्चे के दो पैर आगे से मुड़े हुए निकले थे, तो समझ में आया कि ग्रहण में वो बाहर बैठी हुई थी। ग्रहण के समय पे वो सीधे ग्रहण के रोशनी में बैठी हुई थी। अब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमारी जो आज जिज्ञासा है वो है नॉर्मल डिलीवरी की। हम इतनी बातें इसलिए कर रहे हैं, जानकारियां लेना चाहते हैं कि हम समझें कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे करते हैं या क्यों होता है, या नॉर्मल डिलीवरी आखिर क्यों जरूरी है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमारा शरीर पहले ही तैयार हो सकता है, भोजन पानी से, ध्यान से और इस तरह की चीजों से, पर हमें मनोस्थिति से भी तैयार रहना होता है। आज की पीढ़ी जो है, मैंने सुना है माताएं खुद कहती हैं कि मुझे ऑपरेशन कर दीजिए, जो बड़ा ही हृदय विदारक है कि ऐसी स्थिति आ गई है कि माँ खुद कहती है कि मेरे ऑपरेशन करें। तो समझिए कितनी ज्यादा अज्ञानता हमारे समाज में आ गई है। एक और समस्या है जो सिगरेट से संबंधित है, मैं उसमें बात करूंगा, अच्छा दिमाग में आ गया मेरे। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी से आया हुआ बच्चा, क्या जरूरी है कि वो नॉर्मल डिलीवरी से ही आए? बच्चा जब पैदा हो रहा है तभी वो लड़ना नहीं सीखेगा, तभी वो अपने आप को इस प्रकृति में लाने के लिए अपनी जद्दोजहद नहीं सीखेगा, तो वो बच्चा वैसे ही कमजोर स्थिति में पैदा हो रहा है और उसको पता ही नहीं कि लड़ना, हमें अपने जीवन के लिए कैसे और क्या लड़ना है। दूसरा, ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें जिसमें अगर हम माता के शरीर से बच्चे को बाहर ला रहे हैं, तो बच्चा अपने पूरे तरीके से बाहर आता है और उसको किसी भी तरह का कोई प्राकृतिक अनप्राकृतिक तरीके से छुआ नहीं जाता है, छेड़ा नहीं जाता है, और अपने पूरी स्थिति से बाहर आता है। अब हमारे को फोन आते हैं लास्ट समय पे कि हमारा बच्चा जो है उसने पोटी कर दी है, हमारे बच्चा पेट में उसके नली में फंस गया है। तो इस तरह की समस्याएं डॉक्टर बता रहा होता है कि इसको जल्दी से जल्दी काटिए, निकालिए, नहीं तो ये नहीं बचेगा। या फिर बच्चे को अभी होने में टाइम लग रहा है, इतने समय में बच्चा अंदर थैली फूट जाएगी और बच्चा नहीं बचेगा। देखिए, जब माँ के पेट में बच्चा आता है तो पंचगव्य उत्पाद में गौमूत्र छठे महीने से उसको देते रहना चाहिए। गौमूत्र की कुछ बूंदों से स्टार्ट होना चाहिए छठे महीने में, और आखिरी महीने आते आते 1 चम्मच ताजा गौमूत्र अगर मिलता है तो गौ इस तरह के समस्याएं नहीं आएंगी। दूसरा, माँ के पैरों की पिंडली छठे महीने के बाद से आप इसकी हल्के हाथों से मालिश शुरू करिए, बिल्कुल हल्के हाथों से। और जब ये 8वें 9वें 9वें महीने में आए और डॉक्टर कहता है कि बच्चा पलट गया है या बच्चा उल्टा हो गया है, तो इस पिंडली की मालिश से ही वो बच्चा सीधा हो जाता है। बच्चे को घुमाने के लिए एक समझिए स्टीयरिंग है, या जिस तरह से भी समझिए कि बच्चे को घुमाया जाता है। जब माँ के पिंडलियों की मालिश होती है तो उससे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और बच्चा जो है बिना ऑपरेशन के होता है। अब अंत समय आ गया है, ऑपरेशन होना है, मतलब डिलीवरी होनी है, और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोल रहा है। यहाँ पर भी आप डॉक्टर की बातों को नकारते हुए आप पंचगव्य का सहारा ले सकते हैं। देसी गाय की गोबर का रस और गौमूत्र, और जरूरत होती है तो देसी गाय के का घी, इनका इनका लिक्विड बना के, इनका रस निकाल के माँ को हर 2-3 घंटे में 2 बार देने से, हमने बहुत सारे ऐसे हमारे पेशेंट्स हैं या हमारी माताएं हैं जिनका बच्चा नॉर्मल हुआ, जिसके लिए डॉक्टर ने कहा था कि डिलीवरी करानी ही पड़ेगी। अब इनमें ऐसा क्या है? इनमें इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे तत्व होते हैं। जब वो माँ को पिलाया जाता है तो माँ के जो बच्चे का द्वार होता है वो खुलने में आसानी होती है उससे। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। लेकिन शुरू से अगर हमने जीवन में गोबर गौमूत्र को जोड़ रखा है, आप रोज गाय के सेवा कर रहे हैं, जब आपके पेट में भी बच्चा है, और या फिर उससे पहले से भी आप रोज गोबर छू रहे हैं, गौमूत्र छू रहे हैं,
तो ये तो आपके पेट में रोज, शरीर में रोज जा रहा है, पीने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अंत समय पे आके जब बोलते हैं अचानक से कि अब कैसे करें, तो उसका ये एक छोटा सा प्रयास होता है कि इस तरह से किया जाता है, और रिजल्ट बहुत अच्छे हमने अभी तक देखे हैं। यही है सामान्य प्रसव में पंचगव्य का महत्व, कि हमको देसी गाय के गौमूत्र और गोबर से जुड़ना है, दूध दही और मक्खन को खाना है। अब हम कहते हैं व्यक्तिगत अवलोकन और निष्कर्ष। जब माँ के पेट में बच्चा होता है, हम सारे नियम अपने नहीं में लगा सकते हैं। माँ उस स्थिति को समझ रही होती है, माँ उस स्थिति को महसूस कर रही होती है। तो उस स्थिति में वो जो जो चीजें स्वयं देख रही है, स्वयं महसूस कर रही है, तो अपने बड़े बुजुर्गों से, या जब पहले इसका एक्सपीरियंस जो ले चुके हैं उनसे ये बात कर करके उस करंट स्थिति को भी उनको उसमें बदलाव लाने के लिए या उसमें आराम लाने के लिए उनसे बात करते रहने चाहिए। तो इसका निष्कर्ष ये है कि वैदिक विधि को हम पहले से समझ लें, और भोजन को समझें, पंचगव्य को अपने जीवन में उतारें, और ध्यान, सबसे जरूरी चीज ध्यान, इसको भी अपने जीवन में उतार के हम अपने जीवन को, अपने जीवन में आने वाले नए शिशु को, उसके प्रति हम अपने आप को तैयार करें। एक और बड़ा अच्छा सवाल आता है, जो दो सवाल अभी मेरे एक है मेरे पास। जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो क्या उस समय संसर्ग करना चाहिए? तो जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उसमें किसी हालत में भी संसर्ग नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन होना चाहिए। अगर ऐसी गलती होती है तो बच्चे में वहां से भी बहुत भयंकर विकार आते हैं, और ऐसे विकारों के लिए का कोई इलाज नहीं होता है। तो हमेशा प्रयास रखें, जब माँ बनने के लिए एक महिला आगे, पेट में बच्चा है या जा रही है, हो रही है, जब वो बच्चा पेट में आ जाता है उसके बाद उसको पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आजकल प्रेगनेंसी की समस्या इतनी ज्यादा है, हम देखते हैं हमारे पास लोग आते हैं, तो हमने कईयों से सवाल किया कि आपका भोजन दिनचर्या क्या रहा है। जी, रात को जगते हैं, हम लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं, ठीक है। सिगरेट पीते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? रात को जगना पित्त प्रवृत्ति को बढ़ाता है। सिगरेट पीना शरीर में सबसे कमजोर सेल, यानी हमारे जो अंडाणु होते हैं, शुक्राणु होते हैं, इसको मारते हैं, इसको खत्म करते हैं, और हमको नपुंसक बनाते हैं। आजकल हमारे द्वारा पहने जाने वाले परिधान, जैसे पॉलिस्टर के कपड़े, ये पॉलिस्टर के कपड़े हमारे को नपुंसक बनाते हैं। जीन्स, जो मर्द जीन्स पहनते हैं वो जीन्स ना पहने, उस जीन्स से उनके अंदर शुक्राणु हैं जो कम होते जाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं जो हम अपने समाज में देख रहे हैं, उस समस्याओं से बचने के लिए हमको इन सब की जानकारी होनी चाहिए। इन समस्याओं को के कारण जो हम रोग देखते हैं, या हम देखते हैं कि हम नपुंसक हो चुके हैं, तो उसको हम अंत समय पे, जब हमारे को चाहिए कि अब हम उसको बच्चा हमारे को चाहिए, उस समय हम कैसे इसको हम उस चीजों से लड़ें। तो फिर कुछ दवाइयां या गौमूत्र, पंचगव्य और होम्योपैथी में भी कई इलाज हैं जिनको हम उपयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम प्रयास करते हैं अपने यहाँ पे। इसके अलावा अब हम चाहेंगे कि कुछ लोग जो सवाल करना चाहते हैं वो अपने सवाल रखें, ताकि हम उस पर जानकारी दें। जिनके भी सवाल हैं वो कृपया पहले हैंड रेस करें। हैंड रेस करके हम उनको अनम्यूट करेंगे। ओके, हमारे साथ अनिल भटेजा जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। नमस्कार जी। हाँ जी। सर, आजकल एक पुरुषों की समस्याएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं, काफ़ी मतलब सुनने में आ रहा है। पुरुष मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन और अर्ली डिस्चार्ज वगैरह, मतलब ऐसा कुछ आ रहा है। तो उसमें कैसे उनको हम अपने पेशेंट को मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा सवाल है जो इस टाइम हमने आम देखा है। देखिए, किस तरह की मनोस्थिति में जी रहे हैं वो लोग, कितने प्रेशर में अपने दिनचर्या को कर रहे हैं वो लोग, क्या भोजन वो कर रहे हैं, और इन सब से जो समस्या उत्पन्न होती है, जिसमें इरेक्टाइल फंक्शन हो जाता है, या वो लोग ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उनको
दवाइयाँ जरूर चाहिए होती हैं कि फटाफट से कोई रिजल्ट आ जाए, किसी तरह से हम ठीक हो जाएं और अपने इस चीज को हम आगे कर सकें। लेकिन बड़ा संभव है ये, क्योंकि आपने दिनचर्या तो इतनी भयानक टेंशन में जी रहे हो, भोजन आप समय से नहीं ले रहे हो, भोजन में आप सही आहार नहीं ले रहे हो, और उसके अलावा जो आसपास का वातावरण है वो किस तरह का है, इतना सारी चीजों को तो हम एक साथ नहीं ठीक कर सकते। लेकिन भोजन और मनोस्थिति, इन दोनों को वो शांत करें तो कुछ बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, जिसमें उनके नाम आपको नेट पे भी और हमारे से भी पूछ सकते हैं, बाद में अवेलेबल हैं, जिनका उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे ऊपर है देसी गाय का ताजा, देसी गाय का गौमूत्र और देसी गाय का दूध। अगर आप रात को दूध पिएंगे तो वो सुबह तक में स्पर्म में कन्वर्ट होता है, वो इतनी तेजी से करता है। तो हमें चाहिए देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन और गौमूत्र। जो गौमूत्र लेना शुरू करेगा उसके शरीर में शुद्धि आएगी, जो भोजन गलत कर रहे हैं। जो दूध पीना शुरू करेगा वो स- शरीर में कन्वर्ट करेगा दूध को स्पर्म में। और उसके अलावा फिर मूसली वगैरह से आधारित कुछ दवाएं हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन उससे पहले आपके भोजन, आहार, व्यवहार और विचार में बदलाव आना चाहिए। सिर्फ दवा अगर खा के कुछ हो सकता था तो दुनिया में बहुत सारी दवाइयां बनी पड़ी हैं, सब कुछ ठीक रहता। ठीक तभी होगा जब आहार, व्यवहार और विचार बदलेंगे। ये पर्सन। औ- और कोई उपाय, मतलब कोई एक्सरसाइज वगैरह, मतलब दवाइयाँ आप एक्सरसाइज से दवाइयाँ आप जो ज्यादा। भी आप बता रहे, हाँ बोलिए। अभी सर जो दवाइयाँ आप बता रहे थे वो अभी बताएंगे या आपसे अलग से मतलब जानकारी देंगे? देखिए, वो दवाइयों को देने के लिए शरीर सामने मरीज की स्थिति को समझना है। इसके लिए हमारी अलग से एक क्लास होती है। जैसे मैं कर्ण बिंदु चिकित्सा के माध्यम से उपचार करता हूँ, शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से उपचार करता हूँ, और भोजन पद्धति यानी डाइट्स को ठीक करके भी उपचार करता हूँ। तो इन सब चीजों का उपयोग हम तब करते हैं, और उसमें किस तरह की दवाई लेनी है, उपयोग करना है, वो सामने जो पेशेंट होता है उसके आधार पर होता है। अगर सबको एक ही तरह की दवाई दी जाए, उससे वो ठीक हो जाए, वो बड़ा असंभव है। सबसे जरूरी है कि हम सामने वाला जो पेशेंट है उसको समझें, उसके अंदर हम सारी चीजों की जानकारियां लें और उसके बाद हम उसका उपचार करें। सफेद मूसली से बने हुए कई दवाइयां हैं जो काम अच्छा करती हैं। कई कंपनियों की दवाइयां कई अच्छा काम करती हैं, या आप खुद बनाएंगे तो अच्छा काम करती है। उसके अपन विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। मैंने एक ग्रुप बनाया है, परविंदर भाई को ग्रुप दिया है मैंने, वो शेयर कर रहे हैं या शेयर कर चुके होंगे। उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। इस तरह के सवाल हम वहां रखेंगे, पेशेंट के कुछ रिपोर्ट्स भी देख लेंगे, उसके स्पर्म काउंट्स वगैरह देखते हैं, तो उसके ऊपर हम डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। तो सर एक मेरा ही हैं? सवाल था इसके आगे कि पहले भी जब हम साथ में काम करते थे तो मैंने कई बार देखा था आपके साथ भी कि आप पेशेंट को गाय के दूध में गाय का देसी घी मिलाकर देने का बहुत बार सजेशन दिया था मेरे सामने आपने, जिससे लचीलापन आएगा बॉडी में। उसके बारे में कुछ बताइए। ये एक बहुत बड़ा उपचार है जो शरीर को रिस्ट्रक्चर करता है, रीडिजाइन करता है। जैसे आप मकान आपका टूट जाता है, कोई हिस्सा टूटता है मकान का, तो आप दोबारा से सीमेंट, रेत और बदरपुर लाते हैं। क्या सहमत है आप मुझसे? उसी से तो बनाते हैं दोबारा अपना मकान। आप जब कोई 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 कुल। कोई 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 है या कोई कोना आप रिस्ट्रक्चर करते हैं, डिजाइन करते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसको बनाने के लिए वापस आप रेत, बदरपुर और सीमेंट, जो जो मकान बनाने के लिए जरूरी है वही लाते हैं, ईंटें। जी जी बिल्कुल, सही बात है। दूध और दूध के साथ घी एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर को दोबारा से बनाने के लिए, मतलब रिस्ट्रक्चर करने के लिए, टूटे हुए सेल्स, एंजाइम्स, बॉडी में होने वाली कमियां, शरीर के विभिन्न पार्टों में होने वाली समस्याएं, उसको वो रिस्ट्रक्चर करता है, दोबारा से बनाता है। जी। तो इसका लचीलापन लाना, शरीर के छोटे छोटे सेल्स, टिश्यू, अंगों के समस्याओं को दूर करना, इस पर बड़ा अच्छा काम करता है ये। तो अगर शरीर को ओके। दोबारा से अपने आप को ठीक करना है और शरीर को दोबारा से बनाना है, तो देसी गाय का दूध और दही, दूध और घी, सॉरी, जितना खा सकें आप, जो आपकी क्षमता ओके। हो। जी जी पर हमारे एक। हाँ शुद्ध जी। देसी घी नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, देसी गाय का दूध, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि आपने जैसे बोला पंचगव्य है, तो लोग दूध थैली का लेके आएंगे, दही भी थैली के लेके आएंगे, मक्खन भी दूसरा लेके आएंगे टिक्की वाला, तो सब कुछ, छाछ भी वो लेके आएंगे जो थैली की होती है। अभी आज का ही था, एक पेशेंट आई थी कि मैं गाय का दूध पीती हूँ और वो थैली में आ जाता है मेरे पास। तो गाय ने आज तक दूध तो कभी थैली में दिया नहीं।
उतनी समझ हमारी बनी नहीं। अगर लोगों को, मार्केटिंग करने वाले लोगों को समझ है कि भाई जो लिख दोगे तुम वो लोग मानेंगे, और वो असंभव है। बिल्कुल। और इसमें एक भाई का हमारे क्वेश्चन है चैट बॉक्स में कि गर्भाशय शुद्धि कैसे करें। बहुत बढ़िया सवाल है ये। इसको अगर हम समझें ढंग से, गर्भाशय शुद्धि कैसे करें। देखिए, पवित्रता आती है मन को शांत करने से, भोजन अच्छा लेने से। और गर्भाशय शुद्धि जिनको करना है उनको समझना पड़ेगा कि उनके जीवन में पवित्रता लाने के लिए अपने आप को जितना वो ब्रह्मचर्य से जोड़ के रखेंगे शुरुआत से ही। जब मुझे चाहिए कि मुझे अपना एक बच्चा प्लान करना है या आगे बच्चा हमें चाहिए, तो गर्भाशय शुद्धि में सबसे पहले वो इन्हीं पंचगव्य उत्पादों का उपयोग करें। सबसे ज्यादा गौमूत्र जो है वो शुद्धि में काम करता है। गौमूत्र कुछ इस तरह का समझिए कि गौमूत्र जो है वो गंदगी धो देता है। आप गंदगी किसी तरह की भी समझ सकते हैं, किसी तरह के फंगस वायरस को समझ सकते हैं। आज की डेट में एक बड़ी समस्या देखती हैं माताएं कि वो लोग इंग्लिश टॉयलेट में जाती हैं और उनको यूटीआई की समस्याएं होती हैं। ये एक छोटी मोटी बात नहीं है जो हम इस बीच में अभी रखना चाह रहे हैं। अब यूटीआई में उस पॉट से, जिस जिस पॉट पे वो जाके बैठती हैं, फंगस वायरस आते हैं शरीर में। अब उस ऐसे शरीर में हम आगे की संरचना को कैसे तैयार करें जो पहले से फंगस वायरस से ग्रसित है। तो प्रयास करें कि हम इस इंग्लिश व्यवस्था को छोड़ें और इंग्लिश व्यवस्था में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को छोड़ें, चीजों को छोड़ें। और अपने देसी देसी, जो अभी गाना भी चल रहा था, मेरा मन स्वदेशी तन स्वदेशी, तो वहां से ही विचारों में से ही ये चीजें निकलेंगी कि हम किसी भी तरह के फंगस वायरस, शरीर में होने वाली किसी भी तरह के विकारों को दूर करने के लिए गौमूत्र का सेवन शुरू करेंगे। गौमूत्र के सेवन से ही ये जी। सब चीजें शुरू करेंगे। दूध दही मक्खन इसका बहुत बड़ा अंग है। बाकी ओके। विचारों में पवित्रता, और विचारों के अंदर पवित्रता। ओके। ओके, तो हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं उड़ीसा से, और रविंद्र प्रधान जी। सर मैं चाहूंगा आप प्लीज अपना क्वेश्चन रखिए। जी नमस्ते। जी नमस्ते सर। जी मैं बोल रहा था कि जो गाय का मूत्र गोमूत्र से बन करने के लिए वो मार्केट में जो मिलता है उसको करना है, या घर में हम लोग जो गाय रखे हैं उसको कैसे कलेक्ट करेंगे या कैसे करेंगे व्यवहार, उसी के बारे में थोड़ा पूछता हूँ। अब मैं आपको इस पर थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ कि गौमूत्र जो है उसी गाय का लेना चाहिए जो गाय चरने जाती है, घूमने जाती है। सबसे पहला, घर में बंधी हुई गाय जगह यदि आपको बांध के रखा जाए तो आप कितने कुंठित रहेंगे, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो सबसे बड़ा कि घर में जो बंधी हुई गाय होती है उसको खिलाया किस तरह से जाता है, उसको कौन सा चारा दिया जाता है। जो जंगलों में घूमती है गाय, आज दिल्ली और दिल्ली के आसपास हम रहते हैं, तो दिल्ली के आसपास में ऐसे एरिया हैं जहां पर गाय घूम सकती हैं, चर सकती हैं, तो उस जगह से हम गौमूत्र कलेक्ट करते हैं। हम इसलिए ये बात बता रहे हैं कि हम अपना एक गौमूत्र का प्रोडक्ट बनाते हैं जो ताजा गौमूत्र ही होता है, और वो कुछ प्राकृतिक चीजों से प्रिजर्व किया जाता है। उसका भी लिंक हमारे उस चैट में आप जुड़ेंगे तो मांग सकते हैं, ले सकते हैं, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको अपनी गाय का लेना है तो सबसे पहले वो गाय शुद्ध देसी गाय हो। उसको पहचानने का तरीका देखिए, नहीं है तो हमसे फोटो भेज के पूछ लीजिए गाय क्या है, किस तरह की है। कुबड़ होना चाहिए, पूंछ लंबी होनी चाहिए, गल कंबल जितना लंबा होगा जितना बढ़िया है। और उसकी आंखों में आंख डाल के देखेंगे तो एक ममता का भाव रहेगा। जर्सी की आंखों में आंख डालेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई राक्षस को देख रहे हैं। तो ये सब कुछ भावनाएं से समझने का तरीका है। बाकी डीएनए से हम चेक कर सकते हैं और कई तरीके रास्ते हैं, लेकिन हमारी जो पुरानी सभ्यता संस्कृति है वो देख के, परख के और छू के भी चीजों को समझती रही है। हमें उसे जिंदा करना है। जब अगर हमारे पास इतनी शुद्ध गाय है घर में, तो फिर हमें उसका आहार को देखना होगा कि हम उसके भोजन में कुछ ऐसी चीजें ना खिलाएं जो अप्राकृतिक हो। घर का बना हुआ राशन खिलाए जा रहे हैं, चावल खिला रहे हैं, इस तरह की चीजें ना हो। घास ही खाए खाए, भूसा ही खाए, और वो चलने की जगह हो उसके पास, कम से कम वो 2-4 किलोमीटर घूम फिर सके, चल सके। नहीं भी है तो अगर शुद्ध भोजन दे रहे हैं तो भी उसका गोमूत्र पवित्र है, लिया जा सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम उसको बिल्कुल घुमाने के लिए घर जगह नहीं है तो फिर भी घुमा रहे हैं, लेकिन वो खुल के चलेगी तो खुश रहेगी। और प्रयास ये है कि उसको चराने का, ताकि वो जाके खुद ही प्राकृतिक चीजें खाए अपने पसंद से। उन जड़ी बूटियों को चुने जो हमारे अपने परिवार के लिए। हर गाय जो है उस परिवार के हिसाब से जड़ी जड़ी बूटी खाती है। अगर मालिक बीमार होता है तो जंगलों में जाके वो उस तरह की जड़ी बूटी खा के आती है ताकि उसके दूध में वो
दवाइयां हो जो उसके बीमार मालिक को जरूरत है उस जिस तरह की। ये ऐसा राजीव दीक्षित जी ने भी बताया, और ऐसा बहुत सारे पुराने ऋषि मुनि बताते भी हैं। तो हमारी गौ माता हमारी डॉक्टर है, हमारी पालक है, इसलिए हम इसे भगवान और माँ मानते हैं। ठीक है। और आप गौमूत्र अगर आपको अपना नहीं मिल रहा तो हमसे मिलके, हमारे से बात करके, गौमूत्र बहुत अच्छा है, ले सकते हैं, अलग अलग स्वाद में है। हमने उसमें टेस्ट भी डाला हुआ है, तो लोगों को पता नहीं चलता कि गौमूत्र ही है, और पीने में आसानी है। ओ बिल्कुल ठीक है सर। तो मैं ये सर पूछ रहा था कि जो गाय बच्चा पैदा किया है उसका गोमूत्र लेना है, या जो बच्चा पैदा किया नहीं उसका? सवाल है जो एक और अच्छा सवाल है कि गौमूत्र कौन सी गाय का और किस गाय का लेना चाहिए। जो गाय 2.5 साल 3 साल से ऊपर है, बच्चा बछिया वो 3 साल से ऊपर है, और जिसके पेट में 7 महीने तक का बच्चा है, तब तक ले सकते हैं। जब बच्चा 7 महीने से ऊपर का हो जाता है तब नहीं लेना है, और जब बच्चा होने के 40 दिन बाद के गौमूत्र का उपयोग किया जा सकता है। गौमूत्र को कलेक्ट करिए, उसको फिल्टर करिए, कपड़ छान, 8 तह का कपड़ा, दो दो चार, और उसको फिर पलटेंगे तो 8 हो जाएगा, उस कपड़े में छान के उसका उपयोग करिए। धन्यवाद। जी। बिल्कुल। एक सवाल और आया है चैट पे, परविंदर जी जरा जी, देखिए। मैं बताता हूँ। जी, हमारे एक भाई का प्रश्न है, सर आत्मा का प्रवेश भ्रूण में कब होता है? देखिए, जब पिता से जब मिलन होता है माँ का, और उस क्रिया में जो पिता से जो शुक्राणु है माँ के अंडकोश में जाता है, तो पहली रात में ही पिंड बन जाता है, और तीसरे दिन में आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। और साइंटिफिकली भी बताया गया कि तीसरे महीने तक जाके उसमें धड़कनें और बाकी चीजें आती है, लेकिन हम हमारे जो भारतीय संस्कृति और वेद के आधार पे बताते हैं, तीसरे दिन में बच्चा जो है वो अपना पूर्ण शरीर उसके अंदर आ चुका होता है, और विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ने लग जाता है। जी। तो नेक्स्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्याम सुंदर जी। सर कृपया आप अपना माइक ऑन कीजिए। मतलब स्वस्थ और अच्छा बच्चा पैदा करने के लिए ये कम से कम उम्र कितनी और ज्यादा से ज्यादा कितनी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, और मेरे ख्याल में अगर आप कैमरे पे आते तो मैं और अच्छा लगता, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इस समय का जो सबसे अच्छा सवाल है। आज की माताएं 30 साल 35 साल में शादी कर रही हैं बहनें, और उसके बाद वो बच्चा पैदा करना चाहती हैं, उसमें कई समस्याएं झेल रही होती हैं। देखिए, पुरानी व्यवस्था थी कि 12 साल में बेटियों की शादी होती थी, कितने लोग जानते हैं? और 18 साल में वो अपने घर चली जाती थी, 5 साल वो अपने घर में मायके में रहती थी। बच्चा पैदा करने की सबसे अच्छी उम्र होती है 16 17 18 में, अगर वो माँ गर्भवती हो जाती है। उस समय जो बच्चा होता है वो बहुत ही हष्ट पुष्ट और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, स्पर्म की वैल्यू खत्म होती जाती है, मतलब स्पर्म के अंदर जो है ताकत खत्म होती जाती है, अंडकोश भी उतना अच्छा बार बार नहीं बनता होता है। तो जितनी उम्र बढ़ती जाती है तो वो बच्चा उतना अच्छा पैदा नहीं होता, जल्दी बूढ़ा होता है, उसके अंदर व्याधियां और विकार होती हैं। लेकिन जो कम उम्र में माँ बनती हैं, बच्चे होते हैं, वो बच्चे वाकई हष्टपुष्ट और ताकतवर होते हैं, और बहुत ही समाज के काम के लायक होते हैं। दूसरा है, ये अभी जो लड़कियां लेट शादी कर रही हैं, लड़कियों मतलब किसी भी वजह से, लड़के नहीं मिलने की वजह से, कैरियर की वजह से, किसी भी वजह से, तो उनके बच्चों में उसका जो बच्चा है वो स्वस्थ और अच्छा पैदा हो, उसके लिए उन्हें क्या सलाह दे सकते हैं? देखिए, जितनी माताएं लेट हैं, जो लेट शादी हो रही हैं महिलाओं की, लड़कियों की, और उसके बाद वो जो बच्चा चाह रही हैं, तो सबसे पहले तो वो अपने जीवन से चीनी को बाहर कर दें। चीनी अगर वो खा रही हैं तो बच्चा जो है वो बूढ़े की तरह पैदा होगा, भागेगा तो थकेगा। माँ से ही पहले, सबसे पहले आहार को ठीक किया जाए, माँ के आहार को। माँ के अंदर तनाव ना हो, माँ को भोजन समय पे मिले और पुष्ट आहार मिले, प्लस उसमें दूध दही तो होना ही चाहिए, वो भी शुद्ध देसी गाय का। जब इस तरह से तैयारी की जाएगी तो बच्चा होगा, बुद्धिजीवी भी होगा, ज्ञानी भी होगा। 10वें 12वें 16वें और 18वें दिन में जब उनका संसर्ग होगा और बच्चा पैदा किया जाएगा, तो वो बच्चा हष्टपुष्ट होगा, और उसके अंदर वो अध्यात्म का ज्ञान भी होगा,
लेकिन प्रयास ये करें कि जो जो बच्चा अगर वो चाह रहे हैं, अगर बच्चे को अपने जीवन में लाना चाह रहे हैं और बच्चे के लिए आगे जाना चाह रहे हैं, तो हमसे एक बार कांटेक्ट करें। हमारी कई चीजें, हमारे विद्या और क्लास, हमारी एक्सरसाइज और सब चीजों को समझें, और उसके बाद वो आगे करें। हम 3 दिन का वर्कशॉप भी लगाते हैं, जिसमें माताएं और पिता, माता और पिता आते हैं, सब चीजों को समझते हैं, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन उससे पहले वो जरूर हमसे बात कर लें, तो हम उनको कई चीजों में गाइड कर देंगे। और ज्यादातर क्या है कि ये लड़की अगर 35 की 40 की है तो पति स्वाभाविक है वो 45 50 का होगा। तो वो दोनों में कुछ न कुछ शारीरिक तकलीफें तो होंगी। तो ऐसे में भी वो बच्चा होगा, उसमें वो तकलीफें आएंगी, आ सकती हैं क्या? बहुत कम ही बीमारियां हैं जो जेनेटिक होती हैं। गिनती की 1-2 बीमारी होती है, इसके अलावा कोई बीमारी दुनिया में जेनेटिक नहीं होती है। व्यवहार जेनेटिक हो जाता है कि बाप में इस तरह का था व्यवहार, तो वो बच्चे में चला जाता है, लेकिन और जेनेटिक बीमारियां ज्यादा होती नहीं है। फिर वहीं पे आते हैं, जब भी डिसाइड करते हैं कि हमें बच्चा चाहिए, तो पहले हम अपने अंदर शुद्धि लाएं, तभी हम आगे जाएं। मैं देखता हूँ पिता में दारू पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, और बाहर के भोजन को बहुत ज्यादा ले रहे हैं, और इन सब चीजों को ना समझते हुए वो फिर आगे बच्चे के लिए जाते हैं। तो ये बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा विकार आ जाते हैं, पैदा होते ही डायबिटिक होते हैं, छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मे लगे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के बाल नहीं आ रहे होते हैं। तो ये समस्याएं इसलिए हैं कि उनके पिता के और माता के जो गुण सूत्र थे वो इतने अच्छे और परिपक्व नहीं थे जो बच्चे को मिले। क्योंकि मेरे पड़ोस में ही थे, वो पुरुष की उम्र 56 जैसी थी, और जो मदर थी वो 48 की थी। और तब उनका वो बच्चा रहा। तो वो 48 में बच्चा पंद्रह रहा तो सोलह बढ़िया। साल 15 16 साल का था, तभी से उसको बाप की आंखें वीक थी। तो वो बच्चे की आंखें भी वीक ही रही। और रिपीट कर दीजिए, आवाज चली गई थी आपकी। जी, ये सोलह कह साल रहे हैं कि इनके पड़ोस में एक बच्चा है, मतलब इनके नहीं पड़ोस नहीं, में एक वो परिवार है। तो 50 साल पहले की बात है। वो वो मदर की उम्र थी 48 जी। और बाप की 56 थी। तब वो उसको गर्भ गर्भ रह गया फिर 48 की उम्र में। और बाप को आंखें वीक थी उसकी, तो 6 7 नंबर था उसका। तो जो बच्चा हुआ ना, तो वो 14 15 साल का हुआ तब उसको चश्मा लगी गया। हाँ, मतलब आंखें कमजोर उसकी रही। मैंने बताया कि उसके पिता में जो कमजोरियां थी, आंख आंख कमजोर है तो कमजोरियां हैं, स्पर्म के अंदर वो सब चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं, जो माँ बाप में व्याधियां आती जाती है, बीमारी आती जाती है, तो स्पर्म भी उस तरह से कमजोर पड़ जाता है, उस तरह की कमजोरी उसके अंदर होती है। और फिर वो आगे उसके परिवार में वो समस्याएं दिखती हैं। आंखों की समस्या ज्यादातर प्लास्टिक की चीजों का उपयोग करने से होती है, प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से होती हैं, या प्लास्टिक का चप्पल पहनने से होती हैं, उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। चीनी ज्यादा खाने से होती हैं। और टीवी मोबाइल कंप्यूटर तो अपनी जगह पे आ ही गए हैं। बाकी इतनी ज्यादा उम्र में बच्चा अगर पैदा होता है तो उसके अंदर व्याधियां होती हैं, क्योंकि क्योंकि मतलब वो उसका कोई समाधान नहीं हो सकता। समाधान वही है, तैयारी करना, पहले से तैयारी करें, पहले से चीजों तो को कोई शरीर। दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी, और बहुत हद तक बच्चा स्वस्थ रहेगा, जितनी दिक्कत नहीं आने वाली फिर। क्योंकि हमने तैयारी की है, अपने आप को शुद्ध किया है। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, मैं किसी के बड़ा को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, या किसी को बड़ा नहीं बता रहा हूँ। जवानी में मोदी जी को देखोगे तो वो बूढ़े से दिखेंगे, और जब आज की स्थिति में लगते हैं बहुत यंग हैं। तो उन्होंने अपने आप को पुष्ट किया, उनकी शुक्र धातु को बहुत पुष्ट किया उन्होंने। शुक्र धातु कभी भी पुरुष जो है किसी भी उम्र में पुष्ट कर सकता है शुक्र धातु को। उसका तेज चेहरे पे दिखता है, जिसके अंदर शुक्र धातु बहुत पुष्ट हो जाता है। बूढ़ापन उसके अंदर से गायब हो जाता है, उसका चेहरा दमकने लगता है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि शुद्धि हो रही है। ये बहुत आसान तरीका है समझने का किसी को भी। शुक्र धातु को पुष्ट करने की बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारे व्यायाम, व्यवहार, आहार, विचार हैं, जिसको अगर हम करें, गेहूं की रोटी छोड़ दें, कच्चे चावल छोड़ दें, सेला चावल खूब खाएं,
हमारा इस पे भी क्लास चलती है कि क्या क्या भोजन, किस तरह का भोजन जो हम इतने छोटी क्लास में नहीं सम अप कर पाए, तो वो रास्ते हैं। मैं आशा करता हूँ कि सर आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो मैं चाहूंगा कि हमारे पास आगे भी कुछ सवाल हैं अभी। हमारे एक बहन ने पूछा है कि यदि लेट शादी हो और बार बार मिसकैरेज होने की समस्या से कैसे बचा जाए। तो 30 यहाँ प्लस पूरी तरह एज के हैं। हाँ यहाँ जी। पूरी तरह से सवाल आ रहा है कि उनका जो भोजन आहार व्यवहार रहा है वो इतना बुरा रहा है कि वो मिसकैरी कर रहा है, शरीर इतना स्ट्रांग नहीं है, शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो चीजों को संभाले। ये अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भी जरूर दिखाएं अगर ऐसा कोई मरीज है तो। मिसकैरी होने का सबसे बड़ा कारण है उनके भोजन में बहुत ज्यादा गड़बड़ी है, वो बाहर का भोजन बहुत करते हैं। क्या ऐसा है? उनसे वापस या वो है लाइन पे अभी, उनसे जानकारी लीजिए कि क्या उनके भोजन है। जी। तो सबसे बड़ी समस्या है कि जिससे हमारा शरीर बन रहा है वही भोजन अच्छा नहीं है, तो वो शरीर को कैसे देगा? शरीर का सबसे कोमल सेल होता है जो हमारे जननांग होते हैं, वो सबसे कोमल सेल होते हैं, और उस समय जब हमें चाहिए, हमें बच्चा, हम प्लान कर रहे हैं और हम गलत चीजें खा रहे हैं, तो वो मिसकैरी तो करेगा, क्योंकि उसके पास उतनी ताकत नहीं है, उतने उसके पास अ, मजबूती नहीं है कि वो बच्चे को संभाल सकें। तो इसके लिए सबसे पहले अपने भोजन पे आइए, भोजन को देखिए, और शरीर में कोई किसी तरह का रोग है तो उसके बारे में जानकारी दीजिए, तो इस पे हम काम कर सकते हैं। ओके। तो हमारे एक भाई का प्रश्न इसमें आता है, क्या जेनेटिक डिफेक्ट को हम खत्म कर सकते हैं पहले से ही। जेनेटिक जेनेटिक जो बीमारियां होती हैं, डिफेक्ट होते हैं बॉडी में, क्या उनको हम खत्म कर सकते हैं पहले से ही। जेनेटिक बीमारियां जब सबसे ज्यादा उनमें होती हैं जिनके पीढ़ियों को चेक नहीं किया गया हो शादी करने से पहले। अगर भाई बहन की बीच में शादी करा दी जाए तो सबसे ज्यादा जेनेटिक बीमारियां आएंगी, सबसे ज्यादा खतरनाक बच्चे पैदा होंगे। तंग होते हैं, बड़े बड़े पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हुए होते हैं। तो ये जेनेटिक बीमारियों को सबसे पहले हमें शुरुआत से ही देखना है कि क्या जेनेटिक बीमारियों को हम रोकने के लिए पहले हम किस तरह से, विवाह करने से पहले हम अपनी 7 पीढ़ियों को देखें। जेनेटिकली जेनेटिकली अगर कोई चीज आ रही है, अगर आपके स्पर्म में इस तरह की बीमारी है, तो उसका उसका उसके बारे में जानकारी आप पहले से टेस्ट करा के ले सकते हैं। आजकल तो साइंस में है कि हमारे स्पर्म बहुत अच्छे हैं या नहीं, इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। बाकी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सबसे अच्छा रास्ता है कि हम अपनी पीढ़ियों को चेक करें, अपने पुराने रिश्तों को चेक करें कि हमारे परिवार में कहीं आपस में ही तो शादी नहीं हो रही है, वहां से ही ये जेनेटिकली चीजें खत्म होनी शुरू होंगी, नहीं तो इनको खत्म करना असंभव है, मुश्किल है। और ओके। ये देखा भी गया है, जिन्होंने यस। 7 पीढ़ियों को देख के परख के बच्चे किए हैं, शादी की है, तो उनके परिवारों, उनके ज्ञानी और बहुत अ, अच्छे बच्चे होते हैं। जी। और इसमें एक और चीज आपने देखी होगी कि जो पेशेंट होता है, जो पेशेंट 20-20 साल से बीमार होता है, वो परहेज को मजबूरी के रूप में अडॉप्ट करता है कि मजबूरी है तो करना पड़ रहा है हमें। तो जिन लोगों को अपनी हेल्थ ठीक करनी है, क्या उनको जो पंचकव्य है, जो चिकित्सा पद्धति है, उसको मजबूरी के रूप में अपनाना है कि अपने जीवन में ऐड ऑन करना है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम पंचगव्य को शुरुआत से ही अपना लें, भोजन दिनचर्या को अभी से अपना लें, तो आप 50 60 70 के होते भी आपको कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपकी उम्र क्या है। ये इसका बड़ा अच्छा साइड इफेक्ट समझिए इसको। और जो लोग बीमार हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, उनको तो सबसे पहले अपने भोजन को, दिनचर्या को बिल्कुल तेजी से चेंज कर लेना चाहिए, बदलाव में ले आना। जो बीमार हो चुके हैं, अगर वो इसको बोझ समझ के करते हैं तो वो उस बीमारी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन बस ऐसे पेशेंट हैं जो आते थे, बहुत भयंकर बीमार होते थे, जिन उनकी बहुत सारी बीमारी रहती थी, लेकिन अब वो हमारे बताए हुए तरीके, हमारे बताए हुए भोजन, हमारे बताए हुए आहार व्यवहार और विचार के कारण बहुत स्वस्थ हैं और बीमार भी नहीं पड़ते हैं। ऐसी माता जो 83 ईयर की थी, उनकी आंखों पे चश्मा लगा था, लकड़ी, सॉरी, डंडा लेके चलती थी, उनके भोजन में बदलाव के बाद उन्होंने जो हमें आशीर्वाद दिया कि बेटा मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत बहुत ताकत में हूँ और बहुत अच्छा चल रही हूँ, तो ये बहुत हमने जादुई प्रभाव देखे हैं भोजन का तो। बिल्कुल। और इसमें एक और सवाल आता है कि अब आपने बोला पंचगव्य अपनाने के लिए कि घी चाहिए, शुद्ध दही चाहिए, मक्खन चाहिए। तो आजकल आपने देखा है कि ई कॉमर्स में बहुत सारे ऐसे संस्था खुल चुकी हैं, आप नाम भी जानते हैं बहुत सारे ऐसी चीजों के, कि बहुत सारी संस्थाएं हैं ऐसी जो कहती हैं कि हम शुद्ध गाय का घी दे रहे हैं या मक्खन दे रहे हैं या लस्सी दे रहे हैं। तो भी पहचान कैसे कर सकता है व्यक्ति उस चीज की। देखिए,
गाय का घी अगर सोना बेच के भी खाने को मिले और अच्छा मिले तो बेच के खाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा शरीर पुष्ट होता है, हमारे शरीर में जी। ताकत आती है। लेकिन हम क्यों बेचें अपना सोना? कौन घी अच्छा बना रहा है? तो घी हमेशा ध्यान रखें, जो आपके आसपास में लोकल में कोई गाय रख रहा हो, शुद्ध गाय रख रहा हो, जिसके पास देसी क्वालिटी की गाय है, तो उससे जुड़े, उनके परिवारों से अपना रिश्ता बनाएं, उनके साथ उठे बैठें, उनको समझें और उनके द्वारा की जाने वाली कार्यों को पहचानें। नहीं तो आप विदेशी कंपनियां या बड़ी बड़ी कंपनियां कौन कहाँ क्या कर रही है इसके बारे में कभी कोई जानकारी नहीं दे सकता कि रामदेव ने अच्छा किया किया, श्यामदेव ने अच्छा किया, या कोई और अच्छा कर रहा है। जब तक आप सामने होता हुआ नहीं देख पाएंगे, जब तक आपके आसपास में होता हुआ नहीं देख पाएंगे, तब तक आपको अच्छा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि ना तो भगवानों के पास नौकरों की कमी थी, ना राक्षसों से लोग डरना बंद हुए थे। लेकिन मंथन में एक तरफ राक्षस थे और एक तरफ भगवान थे। जब तक स्वयं प्रयास नहीं करोगे, अमृत नहीं मिलेगा। पैसे से अगर मिलेगा तो लोग भगवान को खरीद के लाएंगे। क्योंकि मुझे अभी भी ध्यान है जब आपकी गौशाला यहाँ पास में थी, गांधीनगर में, जब वहां से उठा दी गई थी गांधीनगर से, तो मेरे को ध्यान है कई सारे पेशेंट जो थे बहुत परेशान हुए थे वहां पे। कई सारे पेशेंट को वहां से गौमूत्र मिल रहा था, दूध मिल रहा था। कई लोग परेशान थे कि हमें यहाँ से जो दूध मिल रहा था वो मिल नहीं पा रहा अभी। मैं समझ विडम्बना है। समझा कि हाँ, बोलिए जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, तो वहां से समझ आया कि इसका कितना लोगों को वैल्यू है, कितने लोग ठीक हुए हैं गौ का मूत्र पीने से। कोई लेडीज मेरे को अभी भी ध्यान है जिसको क्या दिक्कत थी, ध्यान नहीं आ रहा कि घर में दिक्कत थी या क्या था। वो बहुत रोई थी वहां पे कि मेरे को गौमूत्र नहीं मिल पाएगा यहाँ पे आके, क्योंकि वहां गौशाला थी तो तोड़ दी गई। अब वहां पे वो कह रही मेरे को दूर नहीं जा पाऊंगी, लेकिन वहां समझ आया है कि इससे कितने लोग ठीक हो पा रहे हैं गौमूत्र पीने से ही। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी एक गौशाला थी दिल्ली, को भारत सरकार ने तोड़ दिया, लेकिन भारत सरकार ने ये नहीं सोचा कि इस गौशाला से किसको क्या मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे बीमार लोग, मैं गिन के भी नहीं बता सकता हूँ, ना बता सकता हूँ उनके, वो हमारी गौमूत्र, गोबर, घी, दही, इन सब चीजों से अपने जीवन को नया कर रहे थे। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आके मेरे कान में कहा कि हमें गाय का दूध चाहिए और हमारे को लड़का पैदा होने के लिए किसी ने कुछ दिया है, वो गाय के दूध में ही पीना चाहिए। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद लोगों ने आके बताया कि नहीं जी, हमारे लड़का हो गया। मैं अचंभित था, मेरे पास तो सिर्फ गाय थी और दूध था। वो तीसरी क्या विद्या थी जो लोग ले लेके भाग भाग के आते थे कि मेरे पास ऐसा कोई पाउडर है या कुछ, कोई चूर्ण है जिसको दूध में खाया जाए। और मेरे को 1 साल बाद, 1.5 साल बाद उनका धन्यवाद भी मिलता था। तो मैं देखता था कि गौ माता की जो एक आभा है, एक शक्ति है, वो अपार है। बिल्कुल। और मुझे आज भी ध्यान है कि गौमूत्र लेने के लिए आप लोग मानेंगे नहीं, सुबह 5 बजे 4 बजे से लोग वहां पे आके कप लेके खड़े रहते थे आपकी गौशाला में। मैंने देखा है वहां पे। बिल्कुल वहां पे बिल्कुल। लड़ाई होती थी गौमूत्र के लिए कि गौमूत्र मेरे को चाहिए। लोग आते सुबह थे गौमूत्र के नीचे नहाते थे वहां पे। अगला कोई सवाल? जी, नेक्स्ट हमारे भाई ने एक सवाल पूछा है कि मिल्क किस एज तक पी सकते हैं। कुछ सुनने में आ रहा है कि 40 के बाद अब मिल्क अवॉइड करना चाहिए। ये सवाल तो कृष्ण भगवान का है कि वो धरती पे आए तो उन्होंने गौ माता के साथ क्यों फोटो खिंचाई, दूध दही मक्खन क्यों चोरी करके खाया। कृष्ण भगवान मैसेज दे गए हैं कि दूध दही मक्खन चोरी करके भी खाना पड़े तो हमें खाना चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए उत्तम है। तो यही समझ रखनी है कि पैदा होते ही माँ का दूध मिलता है। माँ का दूध हमें 2 3 4 5 साल, ऐसे भी हमारे पास कुछ लोग हैं जिन्होंने 12 साल तक अपनी माँ का दूध पिया है। तो 5 साल तक दूध जरूर मिलना चाहिए माँ का। पर उसके बाद कोई जो दूध है वो गौ माता का दूध है, और जो अंतिम समय तक पीना चाहिए। देखो, गाय को माता क्यों कहते हैं? गाय ने वो सभी तत्व अपने अंदर रखे हैं जो हमारे को माँ के दूध से मिलते हैं। जब तक हम छोटे थे तब तक हमारे शरीर के सारे वो रिक्वायर्ड एलिमेंट माँ ने दिए, लेकिन उसके बाद कौन देगा? आज हमारी आंखें कमजोर हो रही हैं, हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, हमारे पेट साफ नहीं हो रहा, हमारे हड्डियां, लीवर कमजोर हो रहा है। इन सबको अगर आज कोई पुष्ट कर सकता है तो वो है देसी। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, और जिन्होंने कुछ कहा है कि औसम है आज की मीटिंग। हम बिल्कुल। और सर, एक और प्रश्न है कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए गाय का दूध पीने की दिन में? रात को हमें पिए कि इस सुबह पिए? 14 साल तक के बच्चों के लिए कोई नियम नहीं है दूध पीने का, लेकिन उसके ऊपर जो भी लोग दूध है वो रात को ही पिए। ओके। और एक, दूध जी पचाने की ताकत हमारे अंदर सूर्य ढलने के बाद ही आती है, और वो तभी पिए। एक ओके। सेकंड, मेरा अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं एक बार, आप जी बात जी करिए। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए,
जिनका भी प्रश्न है आप लिख दीजिए, हम सर से भी सब कुछ कंटिन्यू करके पूछ लेंगे जितने भी सवाल हैं आपके। हम बस 1 मिनट वेट कर लेते हैं सर के। जी सर, हमारे एक बहन का क्वेश्चन है, क्या भैंस के दूध और एवं घी सामान्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति के लिए सेवन करना उचित है, क्योंकि देसी गाय का दूध घी उपलब्ध नहीं है। देखिए, ये सवाल फिर वही आता है कि कृष्ण भगवान धरती पे आए तो उन्होंने किसके साथ फोटो खिंचाई, और भैंस की फोटो किसके साथ आती है? तो कृष्ण भगवान ने गाय के साथ फोटो खिंचाई, और भैंस की फोटो यमराज के साथ आती है। भैंस का दूध यमराज के पास जल्दी ले जाएगा, गाय का दूध हमें स्वस्थ रखते हुए अंतिम समय तक जीवन देगा। मेहनत करने वाले लोग गाय का भैंस का दूध पचा सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से सीधा एक ही रास्ता है कि दूध सिर्फ गाय का, वो अमृत जी। है, दूध है, जो भी है, उसके अलावा कोई दूध होता नहीं है धरती पे जी। मनुष्यों के ओके। लिए। ओके। नेक्स्ट है, गौमूत्र कितना और कब कब पीना चाहिए। गौमूत्र सुबह खाली पेट 3 महीने तक लगातार 30 ml, 20 ml, 40 ml तक पीना चाहिए। आप चाहें तो 4-5 लीटर भी पी सकते हैं, शरीर को जितनी जरूरत है वो रखेगा, बाकी वो बाहर निकाल देगा। गौमूत्र एक ओके। ऐसा डॉक्टर है, शरीर में कोई भी एलिमेंट बढ़ गया हो, कैल्शियम बढ़ गया हो, कैल्शियम कम हो, वो उसको मेंटेन करता है। ओके। और सर एक क्वेश्चन और आया है कि दूध पीने के बाद लूज मोशन होने की शिकायत आती है कई लोगों में। जिन लोगों का लीवर कमजोर होता है उनको गैस की भी समस्या आती है, लूज लूज मोशंस भी होती हैं, तो वो पहले अपना लीवर चेक करा लें, लीवर ठीक कराएं, उसके बाद वो गौमूत्र का दूध का उपयोग करें। ओके। तो किसी और का कोई प्रश्न हो तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। सर कई लोगों को हल्दी वाला दूध ज्यादा फायदा करता है। बिल्कुल, ये तो दूध में कई चीजें मिला के ली जाती हैं, हल्दी है, कुछ लोग मुनक्का लेते हैं, कुछ लोग अलग अलग चीजें लेते हैं, तो जीवन में का अंग है, ओके। जिसको जो पसंद आता है उस तरह की चीजों को लेके अपने आप को जी। पुष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो शायद सभी के प्रश्न का सवाल मिल चुका है, प्रश्न का हल सबको मिल चुका है। गौमूत्र रोज ताजा होना चाहिए या 1 लीटर स्टोर करके रख सकते हैं। गौमूत्र अगर ताजा हो तो सबसे उत्तम, नहीं तो 3 से 4 दिन तक लिया जा सकता है, लेकिन गर्म करके। इसके बारे में जानकारी लेनी है तो मेरे से पर्सनली मेरे ग्रुप में आके बात करें, हम आपको इसकी अच्छी जानकारी देंगे, क्योंकि पुराना गौमूत्र लेने से कई समस्याएं आती हैं, वो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। जी। ओके सर, एक घी के लिए प्रश्न प्रश्न आया है कि घी कब और कितना लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए घी, गाय का घी का घी। कोई नियम नहीं है, घी सभी ले सकते हैं, घी सभी के लिए उत्तम है, ओके। और किसी भी समय और लिया जा सकता है, इसमें जी। समय नहीं। जी। और जो गौमूत्र है वो कोई भी पी सकता है कि सिर्फ गर्भवती महिला के लिए है, या हम भी पी सकते हैं जो लोग स्वस्थ हैं। गर्भवती महिला 6 महीने बाद से पीना शुरू करें, बाकी सभी लोग पी सकते हैं। जिनको पित्त प्रवृत्ति होती है वो हमसे जानकारी लेके ही पिए, बिना जानकारी के ओके। पित्त प्रवृत्ति यानी छाती में जलन रहना और एसिडिटी बनना, इस तरह की समस्या वाले लोग। ओके। और सर एक, मैं प्रश्न अपने सत्र को यहीं पे विराम देते हुए एक लास्ट सवाल करते हैं। ये कुछ लास्ट सवाल आ रहे हैं, प्लीज आप उनका एक रैपिड आंसर दे दीजिए कि घी ठंडा या गर्म लेना चाहिए। घी ठंडा नहीं लेना चाहिए, घी को किसी तरह के भोजन में, गर्म भोजन में ही लेना चाहिए। कुछ एक बीमारियां हैं जिसमें ठंडे घी में दवाई मिला के ली जाती है, ओके। वरना घी अपने भोजन में, चावल में, दाल में, या सब्जी में, या फिर दूध में, जिसमें भी आप खाते हैं, ले सकते हैं। ओके। ओके। तो सर जैसे कि हम सब यहाँ पे थेरेपिस्ट ही हैं, हम सब थेरेपी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, और यदि हम खुद के लिए खुद को स्वस्थ करना चाहते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह स्वस्थ हैं। 80-90% स्वस्थ होंगे, लेकिन 10% बीमारियां जो हैं शरीर में, 20% जो शरीर में बीमारियां हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं हम एज अ थेरेपिस्ट खुद के लिए। एज ए थेरेपिस्ट अगर हम ये सब चीज समझना चाहते हैं तो हमारी एक एक वर्कशॉप हम कर लें। सबसे अच्छा है भोजन पे किस तरह से बदलाव लाएं और किस तरह का भोजन आहार व्यवहार करें ताकि हमारा शरीर शुद्ध रहे। इस पे हम एक बार एक क्लास दे सकते हैं हमारी तरफ से। आप उसके लिए डिसाइड करिए किस तरह का बिल्कुल। भोजन हम दिनचर्या में लें ताकि हम स्वस्थ रहें। बिल्कुल। तो मैं सभी को यही कहूंगा कि आपके जो भी प्रश्न हैं वह सब ग्रुप में आप लिख के भेजिए, मैं ग्रुप का लिंक यहाँ पे डाल रहा हूँ। हमारे सत्र में काफी समय हो चुका है अभी, और इसका हमारा जो उद्देश्य था वो यही था कि आपको इस चीज की समझ होनी चाहिए। पहली बात, हम सब न्यूरोथेरेपी करते हैं, हम सब कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें एक फील्ड पता होनी चाहिए कि इस बीमारी का इलाज यहाँ पर बहुत अच्छे से हो रहा है अभी, क्योंकि बिना दवाइयों के। अगर आप
पंचगव्य का उपयोग करेंगे तो देसी गाय का जो सुरक्षा है, देसी गाय की जो डिमांड है वो लोगों में बढ़ेगी। वो लोग इस तरफ समझ पाएंगे कि पेशेंट भी समझ पाएगा कि देसी गाय की अहमियत, पंचगव्य की अहमियत और डाइट और लाइफस्टाइल को ठीक करने की अहमियत हमारे जिंदगी में कितनी ज्यादा है। तो इसी को समझाने के लिए, इसी को समझने के लिए आज हमने इस सत्र का आयोजन किया था। और इसमें हमारा कोई लोभ नहीं है कि हम अपनी कोई पब्लिसिटी कर रहे हैं या हमें कुछ अपने प्रोडक्ट बेचने हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप सर से कॉन्टैक्ट कीजिए, नहीं लगता है तो आपको जो नॉलेज मिली है उसके बेस पर आप आगे और प्रोसीजर अपनाइए। समझिए उन चीज़ों को कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी को डिलीवरी के लिए यदि आपको फायदा पहुंचा सकते हैं मात्र घी से, गौमूत्र से, जहां से आपको उपलब्ध हो जाए वहां से आप लीजिए। हम आपको फोर्स नहीं करते, लेकिन उस चीज को आप उपयोग कीजिए, उनको समझाइए एटलीस्ट। सर का फोन नंबर मैं चैट बॉक्स में लिख के डाल देता हूँ, आप उनसे पर्सनली बात कर सकते हैं। मैंने डाल दिया है 9312222272 सर का नंबर है। और इनसे आप पर्सनली बात भी कर सकते हैं, आपकी वो आपकी स्वयं इच्छा है, आपको कोई भी फोर्स नहीं करते इन चीज़ों के लिए। लेकिन आपको बताने के लिए कि हाँ ऐसी पैथी, ऐसी पद्धति और ऐसे साइंस हमारे पास उपलब्ध हैं कि हम मेडिसिन लेस रहकर भी, पूरी तरह मेडिसिन लेस रहकर हम व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। बस बशर्ते पेशेंट ठीक होने के लिए राजी होना चाहिए। यदि पेशेंट ही खुद ठीक नहीं होना चाहता तो हम उसको ठीक करने में असफल रहेंगे। तो इसलिए पहले पेशेंट का भी मन हो, वह उसको अपनाना भी चाहे। जैसे मैंने पहले ही बोला कि कई लोग, कई पेशेंट मजबूरी में वो करते हैं, परहेज करते हैं कि मजबूरी है तो करना पड़ रहा है। लेकिन हमें उन्हें समझाना पड़ेगा कि ये मजबूरी नहीं है, ये आपके अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के लिए आप कर रहे हैं। तो इसी सब को समझाने के लिए, बहुत अच्छे से हमें ज्ञान देने के लिए मैं संजीव जी का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार प्रकट करता हूँ कि उनके द्वारा हमें बहुत अच्छी जानकारी आज मिली। तो सर यदि आप सत्र के अंत में दो शब्द कहकर हमें संबोधित कर सके तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत कृतज्ञ हुआ कि इस तरह के लोग हैं जो गर्भाधारण संस्कार को समझना चाहते हैं, यानी वो इस धरती पे अब अच्छी पीढ़ियां लाना चाहते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा आनंद हुआ, क्योंकि हमें बहुत कम लोग हैं जो अप्रोच करते हैं इस विषय को लेके, क्योंकि लोगों के अंदर समझ नहीं है। अब सिर्फ समझना ये है कि जब हम अच्छे संस्कारित बच्चे अगर धरती पर लाएंगे तो हमारा सतयुग दोबारा वापस आएगा। और मेरा पूरा सहयोग रहेगा कि जितने लोग इस बारे को, इस जानकारी को और जानना चाहें, मेरे से कांटेक्ट में रहें, हमारे आगे के सत्रों को ज्वाइन करें। हमारे मैं जो चिकित्सा सिखाता हूँ, वो चिकित्सा के बारे में हमारे ग्रुप में जानकारी दी जाएगी, क्लासेस के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग जरूर आएं, सीखें। और तो अभी तो फिलहाल हमारे अगला एक सत्र शुरू होने वाला है, जिसकी जानकारी हमारे उस चैट बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जो उस चैट बॉक्स को ज्वाइन कर लीजिए। मेरा एक अगला सत्र शुरू होने वाला है, तो मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए अगले सत्र पे जाना चाहता जी, थैंक यू वेरी मच। हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार सर जी, नमस्कार। गुड नाइट।